The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार साथियों, आप लोग हिंदी की जो मैथ क्लासेस पे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, कल आप लोग उस पर संधि की बात कर रहे थे। कल हम लोगों ने स्वर संधि पे 3 संधियाँ तय करी थी, स्वर संधियाँ पे 2 संधियाँ तय करी थी। हमने स्वर संधि के आपको 5 भेद बताए थे। सबसे पहला भेद बताया था आपको दीर्घ संधि, दूसरा बताया था गुण संधि, फिर बताया था वृद्धि, चौथा बताया था यण और 5वां बताया था अयादि। और कल हमने आपको 2 संधियों को उदाहरण सहित बता भी दिया था। एक तो हमने दीर्घ बता दी थी, दूसरी गुण बता दी थी। आज उसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो आज हम लोग वृद्धि संधि की बात करेंगे। जब हमने स्वरों का अध्ययन किया था तो स्वरों पे भी हमने आपको बताया था कि वृद्धि स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। शायद आप लोगों को याद भी होगा कि वृद्धि स्वरों पे हमने 2 स्वरों को स्थान दिया था। एक तो अय को स्थान दिया था और दूसरा औ को स्थान दिया था। ये तो तय है कि जब वृद्धि स्वरों को हम स्थान दे चुके तो यही दोनों स्वर यदि किसी शब्द के मध्य पे मात्रा के रूप में प्रयोग होंगे तो वह वृद्धि संधि पे अपना स्थान ले जाएंगे। लेकिन ये अय और औ आएंगे कैसे, हम इसको एक चार्ट समझते हैं। एक वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि, वो इसकी व्याख्या करने में सक्षम होता है। और दूसरा तरीका, कल हमने आपको जब स्वर बताए थे तो स्वरों पे एक तरीका हमने आपको बताया था कि 11 स्वरों को किस तरीके से लिखा जाएगा। पहले पद के अंत पे छोटा आ या बड़ा आ, ये तो तय हो चुका। दूसरे पद के योग प्रारंभ पे हमको ए मिल जाए या अय मिल जाए, परिणाम पे हमको अय की मात्रा मिलनी है। पहले पद के अंत पे छोटा आ मिले या बड़ा आ मिले, इनका योग ओ से हो जाए या औ से हो जाए तो परिणाम पे हमको औ की मात्रा मिलनी। स्वर संधियों पे सबसे आसान संधि यदि है तो वो संधि है वृद्धि संधि। आपको केवल 2 मात्राएं देखनी हैं। यदि किसी शब्द के मध्य पे जहाँ से शब्द का विच्छेद होना है वहाँ पर यदि अय और औ की मात्रा मिलेगी तो हम कौन सी संधि बताएंगे, वृद्धि संधि। आप उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिखा सदैव। अगर केवल संधि पहचानना है, आपको अय की मात्रा दिख रही, इसने हमें पहचान बता दी कि अय की मात्रा से हमारी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। विच्छेद करना है तो ये भी तय है विच्छेद करने पे कि पहले पद का अंत छोटे या बड़े या से होगा। इसका जब हमने विच्छेद किया तो सदा धन एव। और ये बात हमने कल भी बताई थी कि संधि हो या समास, 2 जो विच्छेद किए वाले पद होंगे उन दोनों के सार्थक अर्थ निकलने चाहिए। यदि हम सदधन एव करें संधि वृद्धि ही बनेगी, लेकिन सद का कोई अर्थ नहीं होगा, सदा का अर्थ होगा। सदा माने हमेशा, एव माने ही। जैसे दूसरा शब्द आप देखो, एक ऐक, अय की मात्रा दिख रही, ये तय करा देगी कि वृद्धि संधि है। विच्छेद करना है, एक धन एक। आप देखो एक का अंत आप पे हुआ, ए से इसका प्रारंभ हुआ, आ और ए मिला तो भी तो इसने अय की मात्रा बनाई और संधि वृद्धि तय कराई। इसके बाद में अगला देखिए आप, जैसे शब्द है महेश्वर्य। पहले हम अय के उदाहरणों की बात करें। महेश्वर्य है, अय की मात्रा दिख रही, ये तय कराता कि हम निश्चित रूप से वृद्धि संधि है। विच्छेद करते हैं तो महा धन ऐश्वर्य। अब यहाँ पर अय की बजाय हम एक कर दें, हम कहें महाधन ऐश्वर्य, संधि तो वृद्धि ही बनेगी, लेकिन अगर ऐश्वर्य करेंगे तो उसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा। संधि सार्थक शब्दों के मध्य होनी है तो आ और अय मिलाएगी तो भी तो हमारे लिए अय की मात्रा तय होगी। एक बात तो आपने सीखी कि अय की मात्रा दिखेगी तो हम उस पर वृद्धि बताएंगे। विच्छेद करना हो सकता है कि सार्थकता तब आए जब आप हिंदी का थोड़ा सा शब्दकोश तैयार करोगे। हमने आपको किसी क्लास में बोला था कि आप 20 नए शब्दों का रोज अध्ययन शुरू करो। जिस तरीके से आप इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हो, 20 नए शब्दों का आप महे धन ऐश्वर्य करोगे तो भी संधि वृद्धि बनेगी। लेकिन सार्थकता तब है जब विकल्पों से पूछा जाए और महा और अय का ही विकल्प आप सही करोगे, तभी बात आपकी हिंदी के लिए जागरूकता के हिसाब से तय होगी। तो आप 20 नए शब्दों का रोज अध्ययन करो, ये आपके लिए आगे आने वाले जो शब्दकोश पर आधारित वाक्यांश हुए, तद्भव तत्सम हुए, इन सब के लिए आपको बड़े मददगार साबित होंगे। औ का उदाहरण देखें, जैसे परमौषध है। देखो पहचानना तो आप लोग सीख गए। कैसे सीख गए, हमें अय की बाद में फिर औ की मात्रा मिल रही, हमने पहचान लिया कि संधि तो वृद्धि है। विच्छेद करना है, परम धन औषध। देखो दोनों पद सार्थक हैं, औ की मात्रा से विच्छेद किया तो परमौषध पे टूटा। जैसे शब्द है महोजस्वी,
औ की मात्रा दिख रही, ये पहचान करा रही कि हम वृद्धि हैं। विच्छेद किया महाधन ओजस्वी। और जब आप निरंतर उदाहरणों का अध्ययन करते रहोगे तो आपको ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। कुछ उदाहरण तो आपको बार बार मिलेंगे, जैसे आप देखो महा वाला उदाहरण आपको गुण पे भी मिलेगा, वृद्धि पे भी मिलेगा, आगे और भी संधियों पे मिलेगा। जब भी महा से शब्द का प्रारंभ हो तो निश्चित रूप से जब भी उसका विच्छेद होगा, तोड़ा जाएगा, तो वो महा पे ही टूटेगा, अर्थात बड़े आ की मात्रा से ही टूटेगा। देखो वृद्धि संधि आपको आसान लग रही होगी, आप इसके साथ में ढेर सारे उदाहरण लगाना वृद्धि संधि का। जो उदाहरण आपको सबसे कठिन लगते हैं उनको पहचानने का प्रयास करना। फिर भी यदि कोई आपको उदाहरण ऐसा है जो संधि के आधार पर टूट नहीं रहा है, विच्छेद नहीं हो रहा है, उसमें विच्छेद लिखा गया है किसी भी किताब पे, आप उसको कमेंट पे देना, उसको विच्छेद करने का तरीका बताएंगे। इससे आसान तरीका आपके लिए केवल ये है किसी भी संधि को सीखने का, ये आप उनकी मात्राओं को तय करो कि किस मात्रा से कौन सी संधि तय हो रही। अय और औ से आपकी वृद्धि संधि तय हुई, और वृद्धि संधि को जैसा कि हमने पहले भी बोला, पूर्व में बोल चुके हम कि वृद्धि संधि सबसे आसान संधि मानी जाती है। इसके बाद अगली संधि हमारी आती है यण संधि, और जिस क्रम से आपके परीक्षाओं का स्तर दिन दिन प्रतियोगिता का स्तर बढ़ रहा है, तो यण संधि जब भी स्वर संधि का उदाहरण पूछा जाएगा तो आप ये मान के चलो कि 10 में से 8 उदाहरण यण संधि के पूछे जाएंगे। तो स्वर संधि की सबसे प्रमुख संधि यदि कोई बनती है तो वो संधि होती है यण संधि। इस संधि को आप सबको बहुत आसानी से समझना है। इस संधि को सबसे कठिन संधि माना जाता है, लेकिन अगर आपने इसको विधिवत तरीके से आप हमसे जुड़े रहे और निरंतर आप इसको खाली देखते जाना, एक बार पे नहीं दूसरी बार वीडियो देखो, तीसरी बार देखो, आपको यण संधि इतनी आसान लगेगी कि सारी संधियों से भी आसान यण संधि होगी। यण संधि के लिए एक सूत्र होता है, संस्कृत के आधार वाले इस सूत्र को पहचानते हैं और याद भी करते हैं, इको यणचि। ये क्या कहता है? जब आप संस्कृत की क्लास पे आओगे तो हम प्रत्याहार बनाना बताएंगे। इस सूत्र पे हमारे 3 प्रत्याहार निकल के आते हैं। एक प्रत्याहार निकलता, दूसरा यण प्रत्याहार निकलता, और तीसरा अच प्रत्याहार निकलता। एक बात आपको और बतानी थी कि स्वर संधि के लिए कभी आपसे अगर अच संधि लिखा जाए तो आप मान के चलना कि हमसे स्वर संधि पूछना चाहता है। अचों को स्वर कहा जाता है। ये कहता क्या है? इसका एक पूरी डिफिनीशन होती है। कहता इका स्थाने यण स्यात्, इक के स्थान पर यण होगा। क्यों होगा? अच संहितायाम विषय, अर्थात यदि इक का योग अच से होगा तो वह यण पे परिवर्तित हो जाएगा। इसकी पूरी इका स्थाने यण स्यात् अच संहितायाम स्थिते शुद्ध उपास्या इति स्थिते, इस तरीके से इसकी एक परिभाषा आती। आपको एक सरल से चार्ट से संधि को समझना है। जब आप इक प्रत्याहार बनाते हो तो इस पे 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और लिरी, 4 वर्ण आते हैं। लेकिन हिंदी पे लरा का अस्तित्व नहीं है, अर्थात इसका कोई उदाहरण आपको हिंदी पे नहीं मिलेगा। संस्कृत पे इसका उदाहरण हम आपको बताएंगे संस्कृत क्लास पे। फिर कहता इक का योग अच से हो जाए, अच का अर्थ स्वर से हो जाए, ये किसी भी असमान स्वर से जुड़ जाएं। ई, उ, री, असमान स्वर का अर्थ क्या होता? कि इनकी जाति का, इनकी बिरादरी का कोई स्वर ना मिले। जाति बिरादरी का मतलब ई का योग छोटी ई या बड़ी ई से ना हो, इसके अलावा किसी भी स्वर से हो जाए। उ का योग छोटे उ या बड़े उ से ना हो, किसी भी स्वर से हो जाए। री का योग छोटी री से ना हो, बाकी किसी भी स्वर से हो जाए। तो ये तीनों अपना रूप बदल देते। ई या पे बदल जाता, उ बा पे बदल जाता, और ऋषि वाला री रा पे बदल जाता। ये जो स्वर होंगे ये पहले पद के अंत में आएंगे, और जो असमान वाला स्वर होगा ये दूसरे पद के प्रारंभ में आएगा। और ये जो होगा ये हमारा संधि का रूप तैयार होगा कि हमें दोनों के संधि करने पर कौन सा रूप मिलेगा। ई या पे बदल गया, उ वा पे बदल गया, री रा पे बदल गया, लेकिन बदला कब? जब इसका योग असमान स्वर से हुआ। आपको हम सार्थकता की बात बार बार कह रहे हैं, तो सार्थकता का अर्थ ये है कि सारे शब्द ई के अंत से तो नहीं होंगे, सारे शब्द उ के अंत से तो नहीं होंगे, सारे शब्द री के अंत से तो नहीं होंगे। अर्थात कभी कभी इन स्वरों के स्थान पर दीर्घ स्वरों का भी स्थान होगा। ई हो सकता, उ हो सकता। ई का योग यदि किसी भी असमान स्वर से होगा तो वह या वा रा पे परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि हमें शब्द के मध्य पे या वा रा मिल जाए,
हम यण संधि बताएंगे। लेकिन यावारा पे आपको और भी कई तरीके आएंगे, व्यंजन संधि पे आएंगे। आपको पहचानने के एक आसान तरीका बताएं कि यदि या वा रा जो हमारे ये वाले व्यंजन निकल के आए संधि पे, इनके पहले यदि कोई आधा व्यंजन मिल जाए तो आप ये मान कर चलो कि 90%, 100% की बात नहीं लेकिन 90% आपकी तय है कि वह संधि केवल यण संधि होगी। या वा रा किसी भी उदाहरण के पहले जिसके मध्य पे या वा रा आएगा उसके पहले यदि आधा व्यंजन मिल जाए तो 90% यण संधि बिल्कुल तय होगी। इस चार्ट को कंप्लीट कर दें। आप इस चार्ट को जरूर तैयार कर लो। यदि आपने ये चार्ट तैयार कर लिया तो आप ये मान कर चलो कि यण संधि आपको बहुत आसान हो जाएगी। फिर आपको उदाहरणों से आप इसको वीडियो को पॉज कर करके बार बार इस चार्ट को तैयार करना और इस बात को अपने दिमाग पर बैठाना है कि या वार के पहले यदि आधा व्यंजन मिलेगा तो निश्चित रूप से यण संधि ही हमारी आएगी। अब हम इसके उदाहरणों की बात करें। जैसे शब्द है इत्यादि। अब आप देखो विच्छेद करके पूछता है तो भी आपके लिए कैसे आसान होगा। हमने आपको बताया कि या से पहले आधा अक्षर मिल जाए, या से पहले आधा ता मिला, यण संधि की पहचान हो गई। विच्छेद कैसे करेंगे? ये जो स्वर बने थे, यावा को आप अर्ध स्वर में पढ़ चुके हो। या जो बना था वो किसके स्थान में बना था? ई के स्थान पे बना था। हमें आधा अक्षर जो पूर्व में है इसमें हमें ई की मात्रा लगा देनी, इति। और या पे कौन सा स्वर है? बड़े या का स्वर है। इससे अगला पद प्रारंभ कर देंगे, ये हमारा विच्छेद तय हो जाएगा। कितना भी कठिन से कठिन उदाहरण आएगा आपके लिए बिल्कुल आसान तरीका होगा। शब्द है अत्यावश्यक। अब आप देखो या से पहले आधा अक्षर है, ये तय कर देता कि हम यण संधि हैं। विच्छेद करेंगे तो या बना किसके स्थान पर? ई के स्थान पर बना। हमने इसके विच्छेद पे आधा वाला जो अक्षर है इस पे हमने ई की मात्रा लगा दी, आ तापे ई की मात्रा। या पे कौन सा स्वर है? बड़े या का स्वर है। इससे हमने अगला पद प्रारंभ कर दिया, इसने इसका विच्छेद तय करा दिया। ठीक, जैसे अगला उदाहरण देखिए। हमने कहा अति उत्तम। हमें कोई संधि की पहचान नहीं मिल रही, लेकिन ये तो दिख रहा कि या से पहले आधा अक्षर है, ये तय कराता कि यण संधि है। और या ई के स्थान पर बना, हमने इसका विच्छेद किया, अति तापे ई की मात्रा लिया या के स्थान पर। और यहाँ पे कौन से स्वर की मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। इससे अगला पद प्रारंभ कर दिया, ये इसका विच्छेद तय हो गया। आप लोगों को आसान लग रही होगी, निश्चित आसान लग रही होगी। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो ये और भी आसान बनेगी। आपने या के उदाहरण देखे, अब हम वा के उदाहरण देखेंगे। वा पे किस तरीके से बनेगा? आपको केवल एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि इनसे पहले जो आधा अक्षर है उस पे इनकी मात्राएं लगा देनी है और इन पे जो मात्रा चढ़ी है उससे अगला पद प्रारंभ कर देना है। जैसे हमने कहा शब्द अन्वेषक। देखने पे कठिन लगता है, विच्छेद करना बहुत आसान है इसका। आपको पहचानना भी आसान हो गया कि वा से पहले आधा अक्षर है, यण संधि तय हो गई। और वा बना किसके स्थान पर? आप लोग मेरे साथ बोला करिए, वहीं पर। वा पे किसके स्थान पे बना? ऊ के स्थान पे बना। हमने आधे अक्षर पर ऊ की मात्रा लगा दी। वहाँ पे किस स्वर की मात्रा है? ए की मात्रा है। इससे अगला पद प्रारंभ कर दिया, ये इसका विच्छेद हो गया। अनु माने पीछे पीछे, एश माने खोज करना, का कर्ता का बोध कराता, अर्थात किसी खोज के पीछे जो बात में खोज करने वाला होता उसको हम अन्वेषक बोलते हैं। जैसे शब्द है अन्वय। आप देखो वा से पहले आधा अक्षर है, ये तय कराता है कि हम यण संधि हैं। और वा बना किसके स्थान पर? ऊ के स्थान पर बना। हमने आधे अक्षर पर ऊ की मात्रा लगा दी, अनु। वा पे कौन सा स्वर है? जिस वर्ण पे हमें कोई स्वर नहीं दिखता, मात्राओं पे हमने आपको बताया था, उस पे छोटा आ जरूर होता है। इससे हमने छोटा आ निकाल लिया, अनुधन आय। अब लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि हमने आपसे सार्थकता की बात करी, आय का क्या सार्थक अर्थ होता? अनु माने होता पीछे पीछे, क्रम से और लगातार। आय माने चलना। जो किसी का अनुगमन करता है, जो किसी के पीछे चलता है, उसको हम अन्वय बोलते हैं।
अच्छा, अन्वय का प्रयोग कहाँ होता है, ये भी तो बात होनी चाहिए। अन्वय का प्रयोग जब आप संस्कृत का अध्ययन करते हो तो संस्कृत का जो हिंदी रूपांतरण होता है, संस्कृत के किसी श्लोक के बाद में एक अन्वय की परिभाषा दी जाती है, अन्वय लिखा जाता है, उसके में जो लिखा जाता है वो अन्वय कहलाता है। अर्थात संस्कृत से हिंदी रूपांतरण के मध्य पे जो स्थापित होता है उसको हम अन्वय कहते हैं। इसी तरीके से और भी उदाहरण, आपको री वाले उदाहरण देख लो। हमने शब्द कहा पित्राज्ञा। देखो इस शब्द पे चूंकि आपने दीर्घ संधि पे पहले बड़े या की मात्रा पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है इस पे आपका एक मन करे कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो। आप एक बार जो कि पहले पढ़ा है, आप इसको दीर्घ संधि से तोड़ के देख लो। हम करेंगे पितृधन आज्ञा। फिर देखो बात आकर यहाँ पर फंस जाती है। बात किस तरीके से फंसती कि आज्ञा शब्द तो सार्थक मिला, लेकिन पितृ शब्द निरर्थक हो गया। रा के उदाहरण से पहले तो आप लोग एक बात, छोटी सी अच्छी सी बात एक और आप ट्रिक के रूप में सीख लो कि यदि आपने यावा के पहले आधा अक्षर देखा है, आप दो व्यंजन और तैयार करो। एक तो विद्या वाला द्या और एक त्रिलोकी वाला त्रा। यदि विद्या वाला द्या और त्रिलोकी वाला त्रा किसी भी शब्द के मध्य पे मिलेगा तो एक बार हम ये मन जरूर करेंगे, ऐसा तो नहीं कि ये यण संधि का उदाहरण हो। और आप ये भरोसे के साथ ये बात मान लो कि द्या और त्रा यदि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से लगभग ये मान के चलो कि यण संधि के उदाहरण पे ही पूछा जाता है। ये तय कैसे होते, जब आप व्यंजन देखते हो तो विद्या वाला द्या किसके किसके योग से बनता, आधे दा के योग से और या के योग से। त्रिलोकी वाला त्रा किसके किसके योग से बनता, आधे ता के योग से और रा के योग से। जहाँ पे आपने इस वाले यण संधि के चार्ट को स्थापित किया, वहाँ पर आप इन दो वर्णों के चार्ट को भी स्थापित करो। आप देखना आपको द्या और त्रा के उदाहरण कितने आसान तय होंगे। अब आप इनके उदाहरणों से भी देखो। जैसे त्रा के उदाहरण पे अभी एक ने उदाहरण लिया था पित्राज्ञा। ये आपको लगता है कि इस पे दीर्घ संधि हो सकती, अगर त्रा की मात्रा आए तो हमने बताया कि एक बार आप प्रयास जरूर करना परीक्षा पे कि वो यण संधि का उदाहरण हो सकता। एक बार इसको अगर हम इस रूप पे लिख दें, क्या इसके लिखने में तो परिवर्तन है, क्या इन शब्दों पे कोई अंतर हुआ? बिल्कुल अंतर नहीं हुआ। बात तो वही, हमने तारा को तोड़ के लिख दिया। और लिखा क्यों? क्योंकि हमने एक पहचान बनाई है आपको कि यावा रा के पहले आधा अक्षर मिलेगा तो हम यण संधि बोलेंगे। रा से पहले आधा ता मिल गया, ये कहने लगा कि हम, ये चिल्लाने लगा कि हम यण संधि हैं। अब रा बना किसके स्थान पर था? अभी आप चार्ट देखोगे तो रा हमने री के स्थान पर बनाया था। हमने आधे अक्षर ता पे री की मात्रा लगा दी, पित्र। रा पे कौन सा स्वर है? बड़ा आ। इससे अगला पद प्रारंभ कर दिया, ये शब्द बन गया पितृधन आज्ञा। देखो दोनों पद सार्थक मिल गए। एक और रा का उदाहरण देख लो। जैसे शब्द बना मातृपदेश, देखो त्रा मिला मध्य पे, ये हमसे कहता कि हम यण संधि हो सकते हैं। और यण संधि हो सकते हैं तो इसकी सार्थकता कैसे पहचानेंगे? हम इसको तोड़ लें। हमने इस तरीके से लिख दिया, खाली इसके लिखने में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हमने किया क्यों? क्योंकि हमें एक पहचान बनानी है कि रा से पहले आधा अक्षर मिल जाए। रा से पहले आधा अक्षर मिल गया और यण संधि तय हो गई। और रा बना किसके स्थान पर? चार्ट पे देखा था आपने, री के स्थान बना था। हमने आधे अक्षर पर री की मात्रा लगा दी। अब रा पे कौन सा स्वर है? छोटा ऊ है। इससे अगला पद प्रारंभ कर दिया, ये इसका विच्छेद हो गया। मातृधन उपदेश, दोनों पद सार्थक है। मातृ माने माता, उपदेश माने उपदेश। आपने रा का बहुत अच्छा सा उदाहरण पढ़ा, और रा का उदाहरण जब भी मिलेगा तो आप ये त्रा के रूप पे ही आपको मिलेगा। अब एक विद्या वाले द्या का भी उदाहरण देख लो। जैसे हमने एक शब्द बोला, हमने कहा यद्यपि। इस पे ऐसे देखने पर आपको कोई संधि नहीं दिखती, लेकिन मध्य पे द्या तो दिख रहा विद्या वाला। ये कहता नहीं इसमें संधि है। इस पे यदि संधि होगी तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अब एक बार इस वाले रूप पे हम इसको लिख के देख लें। हमने इसको इस रूप पे लिख लिया,
यद्यपि। अभी इस पे हमें कोई संधि नहीं दिख रही थी, लेकिन जब इस रूप पे तोड़ा तो ये कहने लगा या से पहले आधा अक्षर है, एक बार यण संधि पहचान करके तो देखो। अब हमने उसकी पहचान स्थापित करी। या बनता किसके स्थान पर था पहले चार्ट पे? ई के स्थान पर बनता था। हमने आधे अक्षर दा पे ई की मात्रा लगा दी। यहाँ पे कौन सा स्वर है? छोटा, जिस पे कोई स्वर नहीं होता उस पर छोटा स्थापित होता। इससे हमने अगला पद प्रारंभ कर दिया। देखो दोनों पद सार्थक हो गए। यदि माने यदि, अपि माने भी, दोनों पद सार्थक। संधि देखो तय हुई आपकी यण संधि। एक और देखा उदाहरण देख लो। शब्द है नद्यम्बु। कोई संधि ऐसे नहीं लगती, लेकिन हमें विद्या वाला द्या मिल रहा। ये हमसे कहता है इसको एक बार विच्छेद करके तो देखो। हमने विच्छेद किया तो हमने पहले इसको इस रूप पे स्थापित किया, नद्यम्बु। या से पहले आधा अक्षर है, ये कहता हम यण संधि हैं। जब या बना किसके स्थान पर था? ई के स्थान पर बना था। अच्छा, अगर हम नदी पे छोटी लगा दें तो क्या नदी शब्द सार्थक होगा? नदी शब्द निरर्थक हो गया। इसी कारण से हमने अपने चार्ट पे ई और ई दोनों को स्थान दिया था, उ दोनों को स्थान दिया था। तो आप ये मान कर चलो कि यहाँ पर आपकी सार्थकता काम आएगी। हमने नदी पे बड़ी ही लगा दी, नदी। और यहाँ पे कौन सा स्वर है? छोटा। इससे अगला पद प्रारंभ कर दिया, अम्बु। नदी धन अम्बु, दोनों पद सार्थक हो गए। नदी माने नदी और अम्बु माने जल। तो आपने यण संधि जो आपको सबसे कठिन लगती, हमें लगता है कि थोड़ी तो सहज हुई होगी। यदि आपको फिर भी कोई कठिन लगे, कोई शब्द ऐसा लगे जो नहीं विच्छेद हो पा रहा, उसको आप कमेंट पर जरूर छोड़ दीजिएगा। आपको उसका जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। और यण संधि को आप इसको बार बार देखिए, और हिंदी के किसी वीडियो को आप इसलिए अंत तक देखा करिए, हो सकता है अंत तक कोई ट्रिक आ जाए। आपको ये दोनों चीज़ें ट्रिक के रूप में मिल लें, तो आप अंत तक किसी भी वीडियो पे आप ये मत मानिए कि हमें ये चीज़ आती है, हमें यण संधि क्या पढ़ना। तो यण संधि पढ़ना, हिंदी को हमें बार बार पढ़ना है, चूँकि हमारी मातृभाषा है और माता से हमें लगता है आप सभी प्यार करते होंगे। इस कारण से आपको हिंदी से प्यार करना जरूर होगा। आपको इस वीडियो पे निरंतर, आज हम यण संधि की बात करेंगे, कल इसके आगे हम आएंगे तो अयादि की बात इसी तरीके से ट्रिकों के माध्यम से सीखेंगे। दो संधियां हमने जो नाम नहीं लिए जाते, पूर्व रूप और रूप, उनकी भी बात करेंगे। कल हम स्वर संधियों की विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि कोई आपको उदाहरण आता है तो उसका भी जवाब देंगे। धन्यवाद।